बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि जो TQM के गुरुज हैं जिन्होंने TQM डेवलप की है, उनकी कुछ कंट्रीब्यूशन हैं, उनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं और वही बातें जो कि बाज़ लोगों की बातें ओवरलैपिंग हैं, बाज़ की में कुछ इजाफे हैं, कुछ मुख्तलिफ हैं और फिर इनसे हटकर भी कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूशंस किए हैं, जिसके नतीजे में एक ओवरऑल सिस्टम इवाल्व हुआ है जिसको अब हम TQM के नाम से जानते हैं। तो उन तमाम बातों को अगर हम देखें और उसको ज़्यादा मीनिंगफुली ऑर्गेनाइज करें तो वो कुछ उसूलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, प्रिंसिपल्स की। उनको हम ये कहते हैं कि ये उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो TQM के हैं, और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप इसका मतलब है TQM कर रहे हैं। ये वही बातें हैं जो गुरुज ने की हैं, ये वही बातें हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की प्रैक्टिस से इन्वॉल्व हुई हैं, बस हमने उनको ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके कुछ उसूलों की शक्ल दी है। और वो उसूल ये हैं, आप मुख्तलिफ किताबों में देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पे 8 लिखे हैं, कहीं पे 7 नज़र आएंगे, कहीं पे 9, कहीं पे 10, कहीं पे 11, कहीं में कुछ वर्डिंग में फ़र्क होगा, लेकिन वो कमोबेश यही चीज़ें हैं। वो उसूल क्या क्या हैं? लीडरशिप, कस्टमर फोकस, एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट, प्रोसेस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, सप्लायर पार्टनरशिप, फैक्चुअल अप्रोच, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये उसूल हैं TQM के। और ये वही बातें, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये वही बातें जो गुरुज ने की हुई हैं, हमने इनको ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उसूलों की शक्ल दी है। इनमें से हम एक एक को देखते हैं। लीडरशिप आप समझते हैं कि क्या चीज़ होती है। तो लीडरशिप का उसूल ये है, ये पहला उसूल है कि देखें, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के लिए, टोटल क्वालिटी के लिए कमिट नहीं हो सकती, पूरी तरह उस पर फोकस नहीं हो सकती जब तक कि इस चीज़ के लिए लीडरशिप ना प्रोवाइड की जाए। लीडरशिप से मुराद ये है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट है वो अपने अमल से, वो अपने एक्शन से, वो अपने जो जस्चर्स हैं उनसे ये जाहिर करे कि वो कमिटेड है क्वालिटी के लिए, ठीक है, पूरी तरह से और एक्सेलेंस के लिए। फिर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसके लिए स्ट्रेटेजी डिवाइस करे, वो उसके लिए कम्युनिकेट करे, वो आप कुछ अपने वैल्यूज़ दिखाए, इंटेग्रिटी दिखाए, फिर वो लोगों को जो उसमें शामिल होते हैं उनको अप्रिशिएट करे। अगर लीडरशिप इसके लिए, सारे सिस्टम के लिए अवेलेबल होगी तो तभी हम क्वालिटी का और टोटल क्वालिटी का गोल अचीव कर सकेंगे। दूसरा उसूल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के उसूल की आप यूँ समझ लें कि 2 डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन ये है कि जो ट्रेडिशनल व्यू है कि जो ऊपर मैनेजर होता है और वो डिसाइड करता है, वो सबको बताता है और फिर सारे वो काम करना शुरू कर देते हैं, वो एक बंदा होता है, वो अकेले कुल नहीं हो सकता। तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का एक मतलब ये है कि आप जो भी डिसीजंस कर रहे हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, उन सब में एम्प्लॉय का इनपुट लिया जाए, उनको शामिल किया जाए उसमें। उससे नए से नए एंगल सामने आएंगे, नई सी नई बातें सामने आएंगी, नई से नई सजेशंस आएंगी जो कि बहुत ही यूजफुल होंगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसकी दूसरी डायमेंशन ये है कि जब आप लोगों को इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे तो उनकी प्रोसेस में ओनरशिप पड़ेगी, वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करेंगे, वो ये समझेंगे कि ये सजेशन मैंने दी है, हमने दी है, तो हम इसकी ओनरशिप लेते हैं, फिर वो पूरी कमिटमेंट से उस पर काम करेंगे, जिसके नतीजे में पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होगी। तो फिर हम अपना जो एक क्वालिटी का और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का अचीव कर सकेंगे गोल। तो ये दूसरा उसूल है कि आप एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करें
और ज़ाहिर इन्वॉल्वमेंट होगी तो जो अच्छी सजेशन देगा आप उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, उसको रिवार्ड भी देंगे, उससे नए नए चीज़ें भी सामने आएंगी और लोग बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत पूरे खलूस के साथ और पूरी क्या कहना चाहिए कि जज्बे के साथ उस सारे प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे। तीसरा उसूल कस्टमर फोकस का है। अब तीसरा मैं कह रहा हूँ, बाज़ लोगों के नज़दीक पहला होगा। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ये जो उसूल हैं इनमें से पहली चीज़ कौन सी पहले और कौन सी बाद में है, ये सारे आप समझ लें कि एक जितने ही इम्पोर्टेंट है कमोबेश। अच्छा, कस्टमर फोकस का उसूल ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है, इट शुड बी फोकस्ड ऑन कस्टमर। कस्टमर क्या चाहता है उसको खुश करना है, उसको हमने सेटिस्फाई करना है क्योंकि वही सेटिस्फाई होगा तो आपको अल्टीमेटली आप बिजनेस में रहेंगे, आप प्रॉफिट्स कमाएंगे, आपको लॉन्ग टर्म में अचीव करेंगे। तो होता ये है कि आप देखें, आप ऑर्गेनाइजेशन में 1 2 3 कोई प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, अल्टीमेटली वो फोकस्ड किस पर होने चाहिए? कस्टमर पर। ताहम यहाँ कस्टमर फोकस से एक मुराद और भी है। कस्टमर से हम आमतौर पर ये समझते हैं कि वो शख्स होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, लेकिन DQM की अप्रोच ये है कि नहीं, कस्टमर की ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं है, एक इंटरनल भी कस्टमर होता है। फर्ज कर लें एक बंदा ये प्रोसेस कर रहा है, इस प्रोसेस का कस्टमर ये है जो उससे अगले स्टेप पर काम कर रहा है। अगर शर्ट वाली हम मिसाल लें तो जिस बंदे ने कटिंग की है उसका कस्टमर कौन है जी? उसका कस्टमर स्टिचिंग करने वाला है। इसको कटिंग करते हुए उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और जो कटिंग वाला, जो स्टिचिंग वाला है, वो उससे अगले वाले का ख्याल रखेगा। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कोई जिस भी चीज़ का काम कर रहा है वो ये देखे कि वो ये क्यों कर रहा है, इसका कस्टमर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा कस्टमर है इसका। फर्ज कर लें एक बंदा HR में है तो वो ये सोचे कि वो जो कर रहा है इसका कस्टमर कौन है, उसकी क्या ज़रूरियात है। जब आप ये देखें कि इस तरह से आप, एक बंदा कटिंग करने वाला सोच रहा है कि स्टिचिंग, परचेज करने वाला सोच रहा है कि कटिंग वाले के बारे में, कटिंग वाला सोच रहा है स्टिचिंग वाले बारे में, स्टिचिंग वाला सोच रहा है उससे अगले वाले के बारे में। हर बंदा जब इंटरनली कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश हो रही है, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक बेहतरीन तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है, तो अल्टीमेटली जो चीज़ यहाँ से बनकर एक्सटर्नल कस्टमर तक पहुँचेगी, अल्टीमेट कस्टमर तक, तो आप खुद सोच लें कि वो कितनी क्वालिटी की होगी। तो यहाँ पे एक तसव्वुर इंटरनल कस्टमर का है। कस्टमर सिर्फ वो नहीं होता जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है, बल्कि हर सब प्रोसेस का एक कस्टमर होता है जिसने उसके फौरन बाद उस पर अगला प्रोसेस करना है, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोसेस अप्रोच। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। TQM का उसूल ये है कि चीज़ों को अलग से नहीं समझा जा सकता। आपको हमेशा ये अप्रिशिएट करने चाहिए कि जो चीज़ें होती हैं वो एक प्रोसेस में होती हैं और हर स्टेप दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। मिसाल के तौर पर किस तरह से, अगर मैं कहूँ कि जी मैं इस क्लास में, जो हमारी BSIEM की क्लास है, इसमें स्टूडेंट की बेहतरीन क्वालिटी स्टूडेंट्स पैदा करना चाहते हैं। अब ये स्टूडेंट कहाँ से आए हैं? अगर फ़र्ज़ कर लें हम 8वें सेमेस्टर में हैं तो ये 7वें से आए हैं, 7वें से 6ठे में आए, उससे पहले कॉलेज से आए हैं, उससे पहले स्कूल से आए हैं, ठीक है। फिर दरमियान में कॉलेज से लेकर इनको यूनिवर्सिटी में दाखिल करने में एक एडमिशन का प्रोसेस था, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर पीछे से स्टूडेंट कमज़ोर आ रहे हों तो क्या यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आकर उनको पूरी बहुत अच्छा किया जा सकता है? प्रॉबेबली नहीं। इसके बरक्स अगर हम ये करें कि हम वो जहाँ स्कूल से ये चेन शुरू हो रही है, जो इसके स्टेप शुरू हो रहे हैं, स्टेप नंबर 1 से ही अगर ये काम करना शुरू करें
तो फिर जो आखिरी स्टेप पर आके करेंगे तो वो उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक प्रोसेस अप्रोच का ये कि आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि चीज़ें एक जगह पे खड़े होकर दुरुस्त नहीं की जा सकती, ना इम्प्रूव की जा सकती। आपको पूरे प्रोसेस को इम्प्रूव करना होता है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए। नंबर एक, प्रोसेस अप्रोच से मुराद ये है। दूसरी ये है वही वाली जो कस्टमर वाली, आप समझ लें कि हर प्रोसेस को करते हुए हमें सोचना चाहिए कि ये आगे कहाँ जा रहा है, इसका क्या असर जाकर निकलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस की अप्रोच है। आप चीज़ों को अकेले खड़े होकर किसी एक जगह पर नहीं देखेंगे। जब भी आपने कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है तो आप उसको वहीं पे इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उसको पहले जाकर प्रोसेस समझें पूरे का पूरा क्या है, फिर उस पूरे प्रोसेस को इम्प्रूव करना शुरू करें। उससे बात दूसरी अप्रोच है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम जैसे कि हमने पीछे भी गुरुज वाले सेक्शन में भी डिस्कस किया, सिस्टम एक इंटरकनेक्टेड पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी हर पार्ट दूसरे से कनेक्टेड होता है, वो एक दूसरे से अलहदा नहीं किए जा सकते। अगर ये देखें, फर्ज कर लें यहाँ पे गरारियाँ लगी हुई हैं, ये वाली अगर कुछ करेगी तो इसका इस पर असर पड़ेगा, इसका इस पर असर पड़ेगा, अगर इसमें और पार्ट्स हों तो उन पर भी असर पड़ेगा। तो आपको हमेशा एक सिस्टम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम की तरह होती है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो सारे के सारे पार्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, और आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए वो पूरे का पूरा सिस्टम इम्प्रूव करना होता है, नंबर एक। दूसरा ये कि आपको इम्प्रूव करते हुए ये सोचना होता है कि अच्छा, ये जिस चीज़ को हम तब्दील कर रहे हैं इस पर बाकी किन किन चीज़ों के असरात पड़ रहे हैं, हम इसमें कुछ चेंज करेंगे तो इसका किस किस चीज़ पर असर पड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे यहाँ जो टीचिंग होती है एक डिपार्टमेंट में, उसमें कौन कौन, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, फिर ओवरऑल यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं। अगर हम इसमें से एक चीज़ तब्दील करें, मिसाल के तौर पर आज यूनिवर्सिटी डिसाइड करे कि हमने टीचर्स की तनख्वाहें आधी कर दी हैं, ठीक है, ये एक पॉलिसी, एक पार्ट सिस्टम का चेंज हुआ है, क्या इसके बाकी सब पर असरात नहीं पड़ेंगे? जब टीचर की तनख्वाह आधी होगी तो वो डिससेटिस्फाई होगा, फिर क्या वो उस तरह से पढ़ाएगा, फिर वो उस तरह से ज़ाहिर है नहीं पढ़ाएगा। जब नहीं पढ़ाएगा तो स्टूडेंट सफ़र करेंगे, फिर स्टूडेंट जब सफ़र होंगे वो ठीक नहीं पढ़ाए जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम होंगे। तो ये चीज़ होती है कि आप एक पार्ट को हिलाते हैं तो बाकी सब पर असर पड़ता है। एक बात। दूसरा सिस्टम अप्रोच का मतलब ये है कि जो गलतियां होती हैं, डेमिंग ने ये कहा था कि जो गलतियां होती हैं उनमें से 90% से ज़्यादा टाइम बंदे का कसूर नहीं होता, वो सिस्टम का कसूर होता है। सो इफ़ यू वांट, आप चाहते हैं कि गलतियां ना हो तो आप पूरा सिस्टम इम्प्रूव करें, उसके तमाम पार्ट्स इम्प्रूव करेंगे तो तब जाकर हासिल होगा। अच्छा, ये सप्लायर पार्टनरशिप अगला उसूल है। ये बड़ा वाज़ेह उसूल है। ये कहते हैं कि आप सप्लायर को अपना कोई इस तरह से ना समझ। हम ट्रेडिशनली क्या समझते हैं कि जी सप्लायर से हमेशा लड़ाई होती है, वो ज़्यादा पैसे मांगता है, आप कम देते हैं, वो कम लो क्वालिटी की चीज़ देना चाहता है, वो आप उससे ज़्यादा क्वालिटी की चीज़ मांगते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें, सप्लायर अगर आपको सही चीज़ सप्लाई नहीं करेगा तो आप कभी भी सही चीज़ नहीं बना सकते। ठीक है, सो आप कस्टमर हैं, आपका एक सप्लायर है, उसके साथ पार्टनरशिप डेवलप करें, उसके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डेवलप करें, उसको समझाएं कि आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए, फिर आप उसको कंपनसेट करें, वो आपको कंपनसेट करेगा। क्योंकि इसके बगैर आपके यहाँ क्वालिटी का, अगर पीछे से चीज़ हल्की क्वालिटी की आ रही है तो आगे बड़ा मुश्किल है कि आप उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे। और अगर आपका पार्टनर आपके साथ रिलायबल नहीं है, वो आपकी उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, आप उसके साथ सिंसियर नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप सस्टेनेबल बेसिस पर लॉन्ग टर्म में क्वालिटी अच्छी सप्लाई कर सकें।
ठीक है जी। उससे अगली चीज फैक्चुअल अप्रोच टू मैनेजमेंट है। वो ये है कि आप मैनेजमेंट को अलल टाप तुक्के से वैसे हंचेस पर नहीं करेंगे कि जी मसलन जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर चीज़ें होती हैं, कोई और आता है, एक बंदा उठता है, वो कहता है मेरे ख्याल में यूं कर दो। अब उसके पास चूंकि अथॉरिटी होती है, वो यूं करना शुरू कर देता है और वो पता चलता है कि एंड में सब कुछ गलत हो गया। फिर कोई अगला आता है, वो कहता है नहीं यूं कर दो, ठीक है, वो अपने ख्यालात के मुताबिक हो रही है। वो ये मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए इस तरह की। आप जो भी फैसला करेंगे वो आप फैक्ट्स की बुनियाद पर हासिल के, आप डेटा इकट्ठा करेंगे, आप एनालाइज करेंगे, आप सोचेंगे, आप गौर करेंगे मल्टीपल तरीकों से, फिर आप एक डिसीजन लेंगे फैक्ट्स की बुनियाद पर, अपने ख्यालात की बुनियाद पर नहीं बल्कि फैक्ट्स की बुनियाद पर। इसीलिए हम TQM में ये इतने हैवी क्वांटिटेटिव टूल्स यूज़ करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर डिसीजंस लेते हैं, बजाय इसके कि आप खुद से सोच के करते हैं अच्छा यूं कर दो वो कर दो। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट उसूल है फैक्चुअल अप्रोच का। और फिर आखिरी उसूल कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का है। ये आप यूं समझें, क्या कहते हैं कि आप कभी परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते। आप कहें जी कि अच्छा हमने अब इतनी क्वालिटी बढ़ा ली है, बस अब इससे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इससे बढ़ नहीं सकती। नो, हमेशा बढ़ सकती है। आप सोचेंगे, आप हमेशा देखते रहेंगे कि प्रोसेस में कहाँ पर किस जगह इम्प्रूवमेंट की हो सकती है, आप उसको करेंगे। फिर कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएंगी, हालात चेंज हो गए, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी। इसी वजह से जो हमने डिस्कस किया था ना कि शोवार्ट का या फिर डेमिंग का साइकिल है, वो कंटिन्यूस साइकिल है। आप प्लान करते हैं, काम करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, फिर प्लानिंग पर चले जाते हैं। वो एक हमेशा चलने वाला अमल है और ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का कि कभी भी आप इससे बेनियाज नहीं हो सकते कि आपने अब आखिरी चीज़ अचीव कर ली है और आपको मज़ीद अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे कुछ उसूल हैं, कमाबेश 8 उसूल हैं। अब इस हर उसूल के तहत आप डिफरेंट चीज़ें करते हैं। जो हमारा फोकस है इस कोर्स में जो हम करेंगे, लीन सिक्स सिग्मा पढ़ेंगे, वो उसमें भी ये कमाबेश तमाम ही उसूल अप्लाई हो रहे हैं, ख़ास तौर पर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, फैक्चुअल अप्रोच का, प्रोसेस अप्रोच का। तो हम इन्हीं की बेसिस पर हम इस सारे सिस्टम को मसलसल इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर, और क्या कहते हैं पूरे प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो ये उसूल हैं, ये सारे के सारे आप इख्तियार करेंगे तो आप एक अच्छी TQM ऑर्गेनाइजेशन होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पिछला हमने डिस्कस किया है और ये जो डिस्कस किया है, अगेन इन दोनों में आपको रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है, ये सारी की सारी समझने वाली चीज़ें हैं। आप इनको समझेंगे, इंटरनलाइज करेंगे अच्छी तरह से, और जो फॉलो अप हमारी मीटिंग होगी उसमें आप सवालात पूछ सकते हैं। इसका भी जो ये जो स्लाइड्स हैं, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारा इस वीक का काम था।